सलमान अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। अपनी एक्स भाभियां मलाइका और सीमा खान के साथ भी रिसेंटली एक बड़ा फोटोशूट किया गया था। भाइयों को वो मदद करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने लोगों को मदद करते हैं। अभी खबर आई कि गलवान वैली में गोविंदा भी आने वाले हैं, जो एक कमबैक का इंतजार कर रहे थे। उसके बावजूद आप खुशबू जी, आप ना इनके प्रचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये सब पुरानी पुरानी फ़ोटोएं खिंचवा के रखी गई हैं मलाइका और सीमा खान के साथ। ऐसा कुछ नहीं है और किसी की मदद वदद नहीं करते। आपकी की क्या? मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, आपकी की क्या, मेरी की क्या? किसी की मदद नहीं की। मैंने तो इसकी ज़िंदगी में बहुत मदद की है। इसको दबंग मैंने दी है। हाँ, तभी तो इसका करियर रिवाइव हुआ। इसने क्या किया मेरे साथ? तो ये मदद क्या करेगा ये? तो ये सब आप प्रचार से प्रभावित मत होइए। आप खुद पत्रकार हैं और आप खुद मीडिया की हैं। आपको तो पता होना चाहिए कैसे ये प्रपंच रचे जाते हैं। ये इन्होंने भौकाल है। ये तो उसी तरह की मदद करते हैं जैसे वो ना बिहार में तेजस्वी यादव करते हैं या सेंटर में राहुल गांधी करते हैं। तो ये सब बकवास है, बोलने वाली बातें। सलमान वो सुपरस्टार है जो हर तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं। वो कमर्शियल फिल्में भी करते हैं, वो टीवी पर भी काम करते हैं, और वो अब पेट्रियोटिक फिल्म में काम कर रहे हैं। मतलब टाइम टाइम पर वो हर तरह की फिल्में करते हैं, हर तरह की ऑडियंस को प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, इंटेलिजेंट लोगों को वो केटर नहीं करते और इंटेलिजेंट लोग उससे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। वो सिर्फ अपने छपरियों को केटर करते हैं और अपनी इमेज को केटर करते हैं। वो अपनी छवि बना के रखना चाहते हैं कि वो बड़े हीमैन हैं और दबंग हैं और ना एक्शन स्टार हैं, तो उस तरह की फिल्में करते हैं। हाल की 2-3 फिल्में इन्होंने अपनी चैरिटेबल छवि को एंकरेज करने के लिए की और बाकी अपने छपरी फैंस को केटर करते हैं और कुछ नहीं। तो बैटल ऑफ गलवान वो कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है छपरियों के लिए कर रहे हैं? कि बैटल ऑफ गलवान कर रहे हैं, हाँ, अनाउंसमेंट दिया है। अभी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, आने दीजिए। और मैं तो पिछले आपके पॉडकास्ट में बन चुका हूँ, ये फिल्म बननी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक सत्य कथा पे आधारित है और वास्तविक कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित है जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश के लिए, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो सलमान खान तो इस देश के लिए 2 रुपया भी ना दें, ये प्राणों की आहुति क्या देंगे? तो ये सिर्फ इनकैश करने की, अपने राष्ट्रभक्त होने की छवि को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए कि आजकल क्या है, जिसकी इमेज खराब हो ना वो एक नेशनलिस्टिक फिल्म कर लेता है। तो नेशनलिस्टिक फिल्म करने का होड़ हो गया है, पर उससे होता कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है फिल्म रिलीज़ भी होगी या बन ही पाएगी कंप्लीट। अभी तो इन्वेस्टर इनकी फिल्मों में कोई पैसा भी नहीं लगा रहा। ये कैसे कंप्लीट करेंगे ये फिल्म और कैसे रिलीज़ करें, होने दीजिए। इस पर भी कमेंट करूँगा। आपने सिकंदर के लिए रिव्यू लिखा था अपने फेसबुक पर, बैटल ऑफ गलवान के लिए किस तरह का रिव्यू आएगा? जिस तरह की फिल्म लगेगी मुझे। अगर अच्छी लगी तो आप अच्छा लिखेंगे? नहीं लगेगी, मुझे मालूम है। मुझे तो ये पूर्ण विश्वास है कि ये फिल्म बनेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों की, ये लोग सोचते कैसे हैं, ये फिल्म बनाने का मकसद क्या है। उसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, या कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि देने का कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है अपनी छवि ठीक करना, क्योंकि ये जो देशद्रोही और गद्दार और गैंगस्टर माफिया वाली छवि है इनकी, उसको लीपापोती करके एक राष्ट्रभक्त की छवि का चोगा ओढ़ने का। एक्टर हैं, एक्टर लोग यही करते हैं। मैंने देखा था आपका पिछला पॉडकास्ट सुनील दर्शन जी के साथ, कई बार में उन्होंने बोला कि एक्टर लोग हैं, एक्टर कुछ भी कर सकते हैं। ये ना अपनी छवि बनाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाएंगे। ये सबसे गिरी हुई कौम है सुपरस्टार्स की, और ये गिरे ही रहेंगे। इनकी असलियत हम जानते हैं। तो पब्लिक जो सोचती है, पब्लिक क्या है, वो भोली है। वो तो पर्दे पे देख के उसको लगता है यही सत्य है। ये सब सत्य नहीं है। कई बार होता है एक्टर्स, जब इस तरह की फिल्में होती है इमोशनल, जिससे इंडियन ऑडियंस के इमोशंस जुड़े, तो एक्टर्स अपनी फीस भी कम करते हैं। अगर सलमान अपनी फीस कम कर देंगे तो क्या तब भी आप कहेंगे सलमान ने ये फिल्म पैसों के लिए की? नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को कि एक्टर्स
फिल्म के इमोशन के लिए फीस कम करते हैं, कोई एक्टर नहीं करता। एक्टर अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए फीस कम कर लेता है। अगर कोई दोस्त रिश्तेदार फिल्म बना रहा होगा, फिल्में तो सब इमोशनल होती हैं, कोई एक्टर अपनी फीस नहीं कम करता। हाँ, जैसे दबंग में सलमान खान जब बनी थी फिल्म, तो सलमान खान ने अपनी फीस नहीं रखी थी, क्योंकि अरबाज खान का प्रोड्यूसर वो बन जाए प्रोड्यूसर और उसका घर चल जाए। वो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, अरबाज तो निकम्मा था, उसके पास कुछ था नहीं, तो उसके रिटायरमेंट फंड खड़ा हो जाए, तो इसलिए सलमान ने फ्री में फिल्म की। पर जैसे ही फिल्म चल गई, सलमान ने पूरी फीस ली अपनी, बल्कि बढ़ा के ली। अरबाज से भी पैसा लिया? जी जी जी, ये किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ते जी। कितना कितना तब उन्होंने फीस ली थी? अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन अरबाज से इन्होंने बाद में फीस ली है, जो मुझे अरबाज ने बताया। अच्छा, तो क्या आपको भी उसके बाद कुछ पैसे दिए नहीं। गए? आपको नहीं दिए गए। आपने पॉडकास्ट में सलमान, उनके परिवार को लेकर बहुत सारी चीजें कही। आपको क्या लगता है, इससे सलमान या उनके परिवार को कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ ही रहा है। मेरे पहले पॉडकास्ट के बाद विकिपीडिया से, तमाम इंटरनेट की वेबसाइट से सलमा खान जी का नाम बदल के वापस सुशीला चरक कर दिया। हाँ भाई, इतनी सारी इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करी हैं जिसमें उनका नाम लिखा है, छपा है सलमा खान। हाँ, अभी भी बहुत जगह सलमा खान, सलीम खान के पुराने इंटरव्यूज़ देख लीजिए, हर जगह तो वो सलमा सलमा बोलते हैं। तो अब उनका नाम इंटरनेट पे बदल के क्या कुछ सच थोड़ी छुप जाएगा। लेकिन चलो, पहल तो ही इनको डर लगा, फर्क पड़ा होगा, तभी तो इतने चेंजेस किए। यानी कि ये डर रहे हैं, अंदर ही डर सता रहा है कि कहीं इन पे कोई हमला ना बोल दे, ये लव जिहाद के पोस्टर बॉय ना बन जाएं सलीम खान। तो डर तो लग रहा है, और डर होना चाहिए, ये डर अच्छा है, इन लोगों को भी डर के जीना चाहिए। लेकिन सलमान के लिए तो अब डर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, जिसने धमकी दी हुई थी, उसके भाई को भी अब जेल में डाल दिया गया है। तो अब सलमान के लिए कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन की का टाइम है ये। अच्छी बात है, रिलैक्स हो जाए, सिक्योरिटी हटा दे, आ जाए सड़क पे, पता चल जाएगा। भाई पहले भी कहाँ लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी आया था गोली मारने, ना उसका भाई आया था। वो तो अज्ञात हमलावरों ने एक आध गोली इसके घर पे चलाई थी, और वो भी गोलियां इसके घर पे थोड़ी चली थी, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे तो सलीम खान रहते हैं, उनके घर पे चली थी। और बाबा सिद्दीकी को मारा किसी ने, वो भी अज्ञात हमलावर। तो मुझे नहीं मालूम किसने हमला किया था सलमान खान पे, और इनको अभी आराम मिला है कि नहीं। अगर आराम मिला होगा तो ये सिक्योरिटी कम कर लें, थोड़ा घूमें, पता चल ही जाएगा कि आराम मिला कि नहीं मिला। आपने ड्रग्स की बात की थी, और अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से कुछ सेलिब्रिटीज का नाम ड्रग्स के मामले में आया है। हाँ, क्यों सेलिब्रिटीज का अक्सर नाम ड्रग्स के साथ जुड़ता है, क्या रीजन है? ये लोग बोर्ड है ना, सारे सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसा पावर बहुत हो जाता है, उनको हर चीज़, सब, हर कोई प्यार करता है। हाँ, अब आपको रोज़ रोज़ दाल चावल खिलाया जाए, आप भी बोर हो जाएंगी। तो ये प्यार इतना मिलता है इनको, और सब झूठे भौकाल की वजह से, कि इनको ये बोर हो जाते हैं। फिर इनको कुछ डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट क्या करें? तो इनमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ड्रग्स करते हैं। मतलब मुझे तो बड़े किस्से मालूम है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं सबके नाम नहीं ले सकता कि कौन कौन ड्रग लेता है इस इंडस्ट्री में। पर ऐसे ही पब्लिक ड्रगी वुड थोड़ी बोलती है बॉलीवुड को। तो बहुत लोग हैं, ज़्यादातर लोग ड्रग्स लेते हैं। अभी तो चंद नाम आए हैं, वो श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, और ही पता नहीं क्या करता है, और ही मुझे नहीं मालूम, वो तो सोशलाइट है। अभी और आएंगे नाम, बड़े बड़े आएंगे, और मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार में था। मुझे पिछले पॉडकास्ट के बाद कहा भी गया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन चुप रहो, बिहार इलेक्शन तक तो चुप ही रहो। हाँ, फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि थोड़ा राम मंदिर पे ध्वजारोहण होना है, तब तक चुप रहो, कोई परेशानी नहीं हो जाए खड़ी। तो मैं चुप था इतने दिन, अब ये सारे काम निपट गए। तो अब सरकार कुछ शुरू कर रही है धीरे धीरे। हाँ, ये ड्रग वाला केस खुलेगा, अभी लंबा खुलेगा, और बहुत नाम आने वाले हैं मेरे ख्याल से। अब वो समीर वानखेड़े ने जो केस किया था रेड चिलीज पे, वो भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। हाँ,
और अब दिशा सालियान का केस भी आगे बढ़ रहा है, उसकी भी हियरिंग लग रही है एक के बाद एक। तो अभी बहुत कुछ राज बाहर आने हैं और काला चिट्टा खुलने वाला है काफ़ी लोगों का। मेरे ख्याल से बॉलीवुड का अभी ना काफ़ी अच्छा समय आने वाला है, जिसमें काफ़ी बुरी ताकतें एक्सपोज होंगी और अच्छे लोगों के अच्छे दिन आएंगे वापस। आपने जब इनिशियली पॉडकास्ट किया था तो बातों से लगा था कि सलमान खान की वजह से काफ़ी आपने परेशानियां झेली है, या अपनी जवानी बिल्कुल है एक डिप्रेशन और एक स्ट्रगल के टाइम में बितानी पड़ी है। एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर आप थे, एक सक्सेसफुल फिल्म आपने दी थी, वो सारा टाइम आपका खराब हुआ सलमान खान की वजह से, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन आपने धीरे धीरे अपनी गाड़ी को पॉलिटिकल और हिंदू मुस्लिम वो किया। वो भी लोग सवाल करते हैं कि आप एग्जैक्टली सलमान को ही एक्सपोज करना चाह रहे थे, या अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप ये पॉडकास्ट करना चाह रहे थे? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ। पर देखो, कोई भी इंसान अपनी विचारधारा से के हिसाब से काम करता है। और जब मेरी देखो जवानी में जो दिक्कतें आई वो बहुत लोगों की आती हैं दिक्कतें। मुझे कई साल लगे पता करने में कि ये दिक्कतें ऑर्गेनिकली नहीं आ रही थी मुझे, मेरी क्षमता में, मेरे काम में कोई कमी नहीं थी। ये दिक्कतें डाली जा रही थी मेरे काम में और मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और तो मैंने तहकीकात अपने निजी रूप से शुरू की, क्योंकि मेरी पुलिस भी उस समय मदद नहीं कर रही थी जब धमकियाँ आई थी। तो जब निजी रूप से तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये एक परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो जब मैंने मन बना लिया कि इनसे मैं खुद ही लड़ूंगा, तो मैं लड़ रहा हूँ। और इसी इनको एक्सपोज करने की प्रक्रिया में इनकी विचारधारा, इनकी रेडिकल इस्लामी सोच, जिसको जिहादी मानसिकता मैं बोलता हूँ, इसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। मेरे हिंदू बड़े मित्र हैं, मुसलमान भी बहुत मित्र हैं। और मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में जिक्र भी किया, मैं बड़े अच्छे अच्छे मुसलमानों को जानता हूँ। तो बड़े मुसलमान राष्ट्रभक्त रहे हैं, पर इनकी गिनती उसमें नहीं की जा सकती। ये द्रोही हैं, ये दाऊद इब्राहिम के लोग हैं, हाँ, ये माफिया के लोग हैं। इनको आप राष्ट्रभक्त नहीं कह सकती, क्योंकि ये कोई इन्होंने कभी राष्ट्रभक्ति की फिल्म कर ली हो, तो ऐसे करी नहीं है, लेकिन कर भी लें तो भी नहीं है। आपके भैया का जो पॉलिटिकल झुकाव है वो बिल्कुल अलग है आपसे। क्या रीजन है कि सेम घर से, सेम स्कूल में, सेम इंडस्ट्री में काम करते हुए भी दो भाई इतने अलग? भाई, हम खाते अलग अलग हैं, जीते अलग अलग हैं, अपना अपना। तो सोचने का तरीका भी अपना बताया। तो बाकी उसके बियॉन्ड उनका सोचना कैसा है वो आप उनसे पूछिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सलमान खान ने निशांची फिल्म को सपोर्ट किया था, जो अनुराग कश्यप की फिल्म थी। सपोर्ट नहीं किया था, इस पे हमने पिछली बार बात की थी। सपोर्ट नहीं किया था, वो एक प्रोमो देख के कुछ तारीफ कर रहे थे, और उस समय वो एक्ट्रेस निशांची की प्रेजेंट थी वहाँ पे, तो शायद उसको एंकरेज करने के लिए कर रहे हों और हमें खुश करने के लिए कर रहे हों। उसी पे तो मैंने बोला था कि अभी हमारे तलवे चाटेगा। हाँ, तो इसको डर लग रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि बहुत एंकरेजिंग है। ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया। अभिनव जी, आपके साथ जो कुछ इंडस्ट्री में हुआ है उससे आपने जो सीखा है, आप किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई नया फिल्म मेकर इस इंडस्ट्री में अपनी एक कहानी लेकर आता है और वो चाहता है कि कोई अच्छा एक्टर उसकी फिल्म का हिस्सा बने और वो कहानी उसकी ही रहे, किस तरह से वो आगे कदम बढ़ाए? इसमें दो बातें हैं। मैं निजी तौर पे पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारे राइटर्स को मेंटर किया है, बच्चों को। तो उनको कैसे पेश आना चाहिए, इंडस्ट्री से कैसे डील करना चाहिए, मैं उनको सिखाता रहता हूँ। ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने वाली चीज़ नहीं है। पर हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को अगर वापस रीस्टार्ट होना है तो हमारे यहाँ फंडामेंटल बहुत सारे चेंजेस होने की ज़रूरत है, जिस तरह से हम काम करते हैं। तो उसी प्रक्रिया में राइटिंग में राइटर को क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी लेगा। अभी तमाम लोग कहते रहते हैं, सलीम खान खुद कहते हैं कि अच्छे राइटर्स नहीं, अच्छे राइटर्स सब हैं यहाँ पे, पर उनको ना इज्जत मिलनी है ना पैसे मिलने हैं, तो वो मेहनत क्यों करेगा भाई? तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ना एक तो ये जो IPR की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
हमने खरीद लिया किसी के। हाँ, क्या होता है आईपीआर में, क्या क्या चीजें आती है वो थोड़ा अगर आप समझा पाए। आईपीआर में कुछ नहीं, एक रचयिता का नाम होता है भाई, आपने कोई आविष्कार किया, आप पेटेंट कर लेते हो। अब पेटेंट क्या होता है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि ये मेरा आइडिया है और ये हमेशा इस आइडिया के साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। जैसे एक बच्चे के साथ हमेशा उसकी माँ का नाम जुड़ा रहता है, माँ से तो कोई अलग नहीं कर सकता, बच्चे के मन से कोई माँ को इरेज नहीं कर सकता, वैसे किसी भी क्रिएटर को उसके क्रिएटिविटी से अलग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इतने पैसे लो और सारा आईपीआर मुझे ट्रांसफर करो। आई थिंक ऑलरेडी लॉ है पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि आईपीआर शुड बी अ नॉन ट्रांसफरेबल आइटम, कि आप कर ही नहीं सकते ट्रांसफर। तो आप आईपीआर के मोनेटाइजेशन राइट्स ट्रांसफर करो कि भाई इस आईपीआर के आधार पर पैसे कमाने का हक मैं आपको देता हूं, पर आईपीआर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आईपीआर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि दबंग 2, दबंग 3 जैसी फिल्मों में मेरा नाम डालना पड़ेगा, इन्हें मुझसे अनुमति, मुझसे कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा, मुझसे एनओसी लेना पड़ेगा। तो जब ये मेरे से एनओसी लेने आएंगे और मैं बोलूंगा कि भाई ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, मैं अप्रूव नहीं करता, मेरे आईपीआर पे आप घटिया फिल्म नहीं बना सकते, तो ये ज्यादती नहीं हो पाएगी जो हुई मेरे साथ। तो आईपीआर शुड बी नॉन ट्रांसफरेबल, एक ये होना चाहिए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती फिल्म इंडस्ट्री में कि स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में स्क्रिप्ट्स रजिस्टर हो जाती हैं, पर फिल्मों के टाइटल वगैरह ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन में क्यों रजिस्टर होते हैं? प्रोड्यूसर्स का टाइटल से क्या लेना देना, स्क्रिप्ट का होता है। तो मेरे ख्याल से टाइटल रजिस्ट्रेशन भी स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में शिफ्ट होना चाहिए। और 4-4 प्रोड्यूसर एसोसिएशन है तो उसमें धांधली चलती रहती है। उसके अलावा मतलब ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको अगर गवर्नमेंट ट्राई करेगी आईपीआर प्रोटेक्शन का तो हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। और फिर एक रॉयल्टी स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर राइटर को अच्छा काम करने का इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी मिलेगी जिंदगी भर उसको, जैसे लिरिसिस्ट को मिलती है। जावेद अख्तर ने जो अच्छे गीत लिखे हैं 80 के दशक में, 90 के दशक में, उसकी रॉयल्टी आज भी कहीं बचते हैं तो उसके पैसे आते हैं। जावेद साहब को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रॉयल्टी मिलती है, लिरिसिस्ट को मिलती है, ऐसे ही स्क्रिप्ट राइटर्स को भी मिलनी चाहिए। एक अच्छी स्क्रिप्ट की लिखने के लिए इंसेंटिव मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। पर ये होता नहीं, यहाँ पे सब चोरी करते। आपका एक आइडिया लिया, उसमें 4 चीजें बदल दी, मतलब वो आपके सलाद पे नींबू निचोड़ के बोला कि ये मेरा सलाद है। यहाँ ये सब हरकतें बहुत होती हैं, तो ये चोरी बंद करने की जरूरत है। पर मेन, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या सुधार होने चाहिए, मेन दर्द इस हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर को ना एक्टर्स से, सुपरस्टार से, ये सबसे बड़े दर्द का कारण है। आधी मतलब 90% समस्याओं की जड़ ये लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री का है कि एक्टर्स के स्टाफ का खर्चा। ये बहुत सिंपल है, पूरे टेक्नीशियन और पूरे इन्वेस्टर जगत को साथ आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई एक्टर से जो भी प्राइस फी नेगोशिएट हो उसमें उनके स्टाफ का ऑल इंक्लूसिव हो। बाकी सेट्स पे प्रोड्यूसर खाना देता ही है, हाँ, मेकअप वैन फैसिलिटी, सब कुछ फैसिलिटी जेनेरिक रहती है सेट्स पे, या आप वो यूज करिए। और आपको अपना पर्सनल स्टाफ लाना है तो लेकर आइए, उनको आप घर से पैसे दीजिए, आपके घर के नौकर हैं वो, हाँ, जितने देने दीजिए, कम देने कम दीजिए। उनका ट्रैवल, तमाम पैसे टिकट में खर्च होते हैं, एयर टिकट्स में, फिर उनका होटल स्टे, वो सब एक्टर के पैसे से काटो और एक्टर को बोलो इन सबका मिला के भाई आप अपनी फीस नेगोशिएट करो, इट्स ऑल इंक्लूसिव। तो बहुत सही हो जाएगा, बजट कंट्रोल आ जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्टर्स का पर्सनल स्टाफ होता है यही बकवास बजट बिगाड़ देता है।